दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करूंगा। हमारे भारत में 34 वर्षों के बाद नई शिक्षा नीति की घोषणा की गई है। कहते हैं जब कोई देश में बड़ा बदलाव करना है तो सबसे पहले उसकी शिक्षा नीति में बदलाव होना चाहिए। अब इसकी शुरुआत हो गई है। अब हम सबको बताएंगे कि छात्र, उनके परिवार एवं माता पिता के जीवन में क्या क्या बदलाव आने वाले हैं। अगर आप छात्र हैं या किसी पुत्र के माता पिता हैं तो आपको सारी जानकारी ध्यान से सुनना चाहिए। अगर आप इसको नोट भी कर सकते हैं। तो आइए हम आज बात करते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति की। नई शिक्षा नीति क्या है 2020, इस पर पूरा देखेंगे और ध्यान से सुनेंगे और वीडियो को अंत तक देखेंगे कि वास्तव में नई शिक्षा नीति क्या है और हमारे जीवन पर क्या क्या बदलाव होने वाले हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाई गई है, जिसे सभी के परामर्श से तैयार किया गया है। इससे लाने के साथ ही देश में शिक्षा पर व्यापक चर्चा आरंभ हो गई है। शिक्षा के संबंध में गांधी जी का तात्पर्य बालक और मनुष्य के शरीर, मन तथा आत्मा के सर्वांगीण एवं सर्वोत्कृष्ट विकास से है। इसी प्रकार स्वामी विवेकानंद का कहना था कि मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। इन्हीं सब चर्चाओं के माध्यम से हम देखेंगे कि 1986 की शिक्षा नीति में ऐसी क्या कमियां रह गई थी जिन्हें दूर करने के लिए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लाने की आवश्यकता पड़ी। साथ ही क्या यह नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति उन उद्देश्यों को पूरा करने में सक्षम होगी जिसका स्वप्न महात्मा गांधी जी और स्वामी विवेकानंद जी ने देखा था। अब हम देखेंगे कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के महत्वपूर्ण तथ्य, इसमें मेन तथ्य कौन कौन से हैं ये देखेंगे। हम देखेंगे कि अंतिम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में बनाई गई थी, जिसमें वर्ष 1992 में कुछ संशोधन किया गया था। अब देखते हैं कि वर्तमान नीति अंतरिक्ष वैज्ञानिक के कस्तूरबी रंगन की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत वर्ष 2030 तक सकल नामांकन अनुपात ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो GER को 100% लाने का लक्ष्य रखा गया है। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत केंद्र व राज्य सरकार के सहयोग से शिक्षा के क्षेत्र पर GDP का 6% हिस्सा सार्वजनिक व्यय का लक्ष्य रखा गया है। तो ये बहुत बड़ा एक चैलेंज है सरकार के पास में, क्योंकि जितनी GDP रहती है उसका 6% हिस्सा अब खर्च करने वाली है नई शिक्षा नीति पर। पहले इसका 1.7 हिस्सा ही खर्च किया जाता था। नई शिक्षा नीति की घोषणा के साथ ही मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम परिवर्तित कर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। एक ये बड़ा बदलाव आया है। अब हम देखते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रमुख बिंदु। आपने देखा होगा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की गई है, उसके मुख्य मुख्य बिंदु क्या हैं। तो आपने सुना होगा कि नई शिक्षा नीति में 5+3+3+4 डिजाइन वाले शैक्षणिक संरचना का प्रस्ताव किया गया है, जो 3 से 18 वर्ष की आयु वाले बच्चों को शामिल किया गया है। पहले आपको मालूम होना चाहिए कि 10+2 के आधार पर पढ़ाया जाता था, लेकिन वो हटा करके अब 5+3+3+4 कर दिया गया है। और देखिए यहाँ पर मैंने उसको समझाने की कोशिश की है। 5 वर्ष का फाउंडेशन स्टेज है, 3 साल की प्री प्राइमरी स्कूल ग्रेड मतलब क्लास 1 से 2, तथा 3 वर्ष का प्री प्यूबर्टी स्टेज, 3 वर्ष का मध्य या उच्च प्राथमिक ग्रेड क्लास बोले तो अपन 6, 7, 8 ये हम देखेंगे। और 4 वर्ष का उच्च या माध्यमिक चरण ग्रेड क्लास 9 से 12 तक हैं। तो आप इसको समझ गए होंगे कि मैं फिर से बता रहा हूँ कि जो फाउंडेशन है वो 3 साल का है, जो प्री प्राइमरी स्कूल इसको कहते हैं। इसमें बच्चा अब पहले 6 साल की उम्र में आने पर ही स्कूल में एनरोलमेंट होता था, अब वो 3 साल के होने पर ही वो पहली स्टेज पर वो एडमिशन ले पाएगा और अपनी शिक्षा जारी रखें। कि नई शिक्षा नीति 2020 स्कूलों में 10+2 सिस्टम खत्म हो गया है और लागू होगा। अब मैंने पहले ही बताया था 5+3+3+4 की नई व्यवस्था। इसमें समझे ये क्या है। इसमें
अब हम देखेंगे नई शिक्षा नीति 10+2 के फॉर्मेट को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। अभी तक हमारे देश में स्कूली पाठ्यक्रम 10+2 के हिसाब से चलता था, लेकिन अब ये 5+3+3+4 के हिसाब से होगा। इसका मतलब यह है कि प्राइमरी से दूसरी कक्षा तक एक हिस्सा, आप समझ गए होंगे आप कि प्राइमरी से दूसरी कक्षा तक एक हिस्सा, फिर तीसरी से पाँचवीं तक का दूसरा हिस्सा, और फिर छठी से आठवीं तक का तीसरा हिस्सा, और 9वीं से 12वीं तक का आखिरी मतलब चौथा हिस्सा होगा। यह समझने के लिए आपको 5+3+3+4 फॉर्मेट का सिस्टम समझना पड़ेगा। सीधी सी बात है। यहाँ पर अब देखेंगे कि नई शिक्षा नीति स्कूल शिक्षा का नया ढांचा कैसा होगा। इस फार्मूले को पूरा समझाने की मैं कोशिश करूंगा। सबसे पहले होता है फाउंडेशन स्टेज। इसमें 5 रहता है। अब 5 का मतलब होता है कि 5 साल की उम्र का बच्चा कौन कौन सी क्लास पढ़ेगा। तीसरी में वो एडमिशन लेगा, 3 साल का प्री स्कूल में एडमिशन लेगा 3 साल का, फिर उसको ये दूसरी कक्षा तक पढ़ना पड़ेगा, उसको 5 कहा गया है, फाउंडेशन स्टेज बोला गया है, दूसरी तक, कक्षा दूसरी तक। अब हम देखते हैं, पहले 3 साल बच्चे आंगनवाड़ी में प्री स्कूलिंग शिक्षा लेते थे, फिर अगले 2 साल कक्षा एवं 2 में बच्चे स्कूल में पढ़ेंगे। इन 5 सालों की पढ़ाई के लिए एक नया पाठ्यक्रम तैयार होगा। मोटे तौर पर यह एक्टिविटी आधारित शिक्षण पर आधारित रहेगा। इसमें 3 से 8 साल तक की आयु के बच्चे कवर होंगे। इस प्रकार पढ़ाई के पहले 5 साल का चरण पूरा होगा। पहला जो 5 लिखा है इसका मतलब ये हुआ फाउंडेशन। अब हम देखते हैं प्रीपेट्री स्टेज, मतलब 5+3, इसके आगे वाली स्टेज है ये। इस चरण में हम देखेंगे कि कक्षा 3 से 5 तक की पढ़ाई होगी। समझ गए आप? इसमें कक्षा 3 से 5 तक की पढ़ाई होगी 5+3 में। इस दौरान प्रयोगों के जरिए बच्चों को विज्ञान, गणित, कला आदि की पढ़ाई कराई जाएगी। 8 साल से 11 साल तक की उम्र के बच्चे इसमें कवर किए जाएंगे। ये एक बड़ा बदलाव है। अब हम देखते हैं मिडिल स्टेज। इसमें 5+3+3 वाली स्टेज में को मिडिल स्टेज कहते हैं, जिसमें कक्षा 6 से 8 की कक्षाओं की पढ़ाई होगी तथा 11 से 14 साल की उम्र के बच्चे को कवर किया जाएगा। इन कक्षाओं में विषय आधारित पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा। कक्षा 6 से ही कौशल विकास कोर्स भी चालू किया जाएगा। अब एक ये महत्वपूर्ण बात आती है इसमें नई शिक्षा नीति में, कि आज तक हम परंपरागत जो कोर्स हैं वो पढ़ते आए हैं, लेकिन अब कक्षा छठी से ही हमें कौशल विकास के कोर्स पढ़ा जाएंगे, अपनी स्किल के कोर्स पढ़ा जाएंगे, जिससे बच्चा छठी से ही समझ बना लेगा कि मुझे क्या बनना है और हमें क्या करना है। वो पाठ्यक्रम छठी से ही स्टार्ट हो जाएगा। तो काफ़ी हद तक हमारे देश में जो बेरोजगार युवा हैं, उद्यमी, बेरोजगारी खत्म हो जाएगी और उद्यमों की संख्या बढ़ जाएगी। ऐसा इस नई शिक्षा नीति में। अब इसमें आता है सेकेंडरी स्टेज, मतलब 5+3+3+4। इसमें आप देखेंगे कि कक्षा 9 से 12 की पढ़ाई के 2 चरणों में होगी, जिसमें विषयों का गहन अध्ययन कराया जाएगा। विषयों को चुनने की आज़ादी भी होगी। देखो इसमें एक मैं आप बता देता हूँ कि कक्षा 9वीं में पढ़ाई के 2 चरण होगा। 2 चरण का मतलब होता है कि साल भर में हमें 2 सेमिस्टर में परीक्षाएं होगी और 2 सेमिस्टर में ही पढ़ाई करना होगी। और इसमें विध्यन अध्ययन का, इसमें विषय चुनने की आज़ादी होगी। विषय चुनने की आज़ादी से मतलब पहले हम ये देखते थे कि साइंस का बच्चा आर्ट का सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकता है, उसकी मजबूरी रहती है, उसको सारे साइंस के पढ़ने रहते हैं। लेकिन अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको कि जैसे मैं बीए आर्ट का स्टूडेंट हूँ और मुझे एक सब्जेक्ट है उसमें बायोलॉजी भी पढ़ना है, तो निश्चित रूप से मैं एक आर्ट के साथ में एक बायोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ सकता हूँ, या बायोलॉजी वाला आर्ट का सब्जेक्ट भी ले सकता है। इस प्रकार से विषय चुनने की आज़ादी इसमें दी गई है। इसका मतलब ये है कि अब राइट टू एजुकेशन का विस्तार होगा। पहले 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए आरटीई लागू किया गया था, अब 3 साल से 14 साल के बच्चों के लिए इसे लागू किया गया है। ये फार्मूला सरकारी और प्राइवेट सभी स्कूलों पर लागू होगा। अब
नई शिक्षा नीति लैंग्वेज फार्मूला, ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। इसमें पहले ऐसा नहीं था। आप लैंग्वेज फार्मूला भी आप समझ लीजिए। इसमें लैंग्वेज फार्मूला भी एक महत्वपूर्ण चीज़ है। इसके लिए, इसके अलावा स्कूली शिक्षा में एक और महत्वपूर्ण बात है कि भाषा के स्तर पर नई शिक्षा नीति 3 लैंग्वेज फार्मूले की बात की गई है, जिसमें कक्षा 5 तक मातृभाषा, लोकल भाषा में पढ़ाई की जा सकती है। अब किसी को भाषा को थोपा नहीं जा सकता है, उसकी मदर टंग के रूप में या जो भी वहाँ की स्थानीय भाषा है उसमें पढ़ाया जाएगा। और ये 3 लैंग्वेज फार्मूला नई शिक्षा नीति में लागू हो रहा है। इसमें अलग अलग अंचल की या अलग अलग क्षेत्र की जो भाषा है उसमें ये पढ़ाई कराई जाएगी। इसलिए लैंग्वेज का जो बाउंडेशन था कि उसको शुरू से इंग्लिश थोपना, किसी को संस्कृत थोपना है, किसी को हिंदी थोपना, ये कतई खत्म हो गया है इसमें, और 3 लैंग्वेज का फार्मूला लागू किया गया है। साथ ही यह भी कहा गया है कि जहाँ संभव हो वहाँ कक्षा 8 तक इसी प्रक्रिया को अपनाया जाए। संस्कृत भाषा के साथ तमिल, तेलुगु और कन्नड़ जैसी भारतीय भाषाओं में पढ़ाई पर भी जोर दिया जाएगा। तो ये लैंग्वेज फार्मूला आपको समझ में आया होगा। अब नई शिक्षा नीति जो आई है उसमें बोर्ड एग्जाम कैसे होगी और क्या होगा। इसमें देखिए, स्कूल शिक्षा में तीसरी बात बोर्ड परीक्षा में बदलाव का है। बहुत बड़ा बदलाव हो रहा है। ये पिछले 10 सालों में बोर्ड एग्जाम में कोई बदलाव किए गए हैं, और कभी 10वीं की परीक्षा को वैकल्पिक किया गया है, कभी नंबर के बजाय ग्रेड में बात की गई है, लेकिन अब परीक्षा पर बड़ा बदलाव होने वाला है। अब हम देखेंगे, लेकिन अब परीक्षा के तरीके में भी बदलाव की बात नई शिक्षा नीति में की गई है। बोर्ड एग्जाम होंगे और अब वो 2 बार होंगे। मैंने पहले भी पूर्व में जिक्र किया था कि जब बोर्ड की एग्जाम होगी तो वो साल भर में 2 बार होगी, मतलब सेमेस्टर सिस्टम होगी। बच्चे को पूरे साल कोई चीज़ का रट्टा नहीं लगाना पड़ेगा। इसमें वो पहले 6 महीने में जो बुक्स और सब्जेक्ट पढ़ेंगे उनकी एग्ज़ाम हो जाएगी, फिर अगले 6 महीने में पढ़ेंगे उसकी एग्ज़ाम होगी। इस प्रकार से साल वर्ष में 2 बार एग्ज़ाम होगी। ये है नई शिक्षा व्यवस्था की। और क्या क्या विशेषता है, और भी बहुत सारी विशेषता है इसमें। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले मातृभाषा पर जोर दिया जाएगा। पहले मैं बात कर चुका हूँ कि इसमें मातृभाषा पर जोर दिया जाएगा। पहली स्टेज पर सभी बच्चों को मातृभाषा में ही पढ़ाया जाएगा। इसमें नई शिक्षा नीति में यह बात महत्वपूर्ण है कि इसमें मातृभाषा पर जोर दिया गया है। यहाँ पर मातृभाषा का मतलब हिंदी नहीं, बल्कि भारत के समस्त क्षेत्र की समस्त भाषाओं से है। जैसे तमिलनाडु में रहने वाले छात्रों की पढ़ाई तमिल में होगी, पंजाब में रहने वाले बच्चों की पढ़ाई पंजाबी में होगी, और महाराष्ट्र में रहने वाले बच्चों की पढ़ाई मराठी में होगी। नई शिक्षा नीति में कक्षा 5 तक की पढ़ाई की मातृभाषा में कराने का प्रावधान है। ये लैंग्वेज पर दो वाली बात हो गई। अब बाती है बात कौशल विकास की, पर जो जोर दिया जाएगा। कौशल विकास पर जोर देना मतलब कौशल विकास की शिक्षा करना। माननीय प्रधानमंत्री जी का शुरू से ही रहा है कि कौशल विकास हो और रोजगार बच्चा स्वयं लगे, उद्यमी बने, इस पर जोर दिया जाएगा। तो इस नई शिक्षा नीति में कौशल विकास पर जोर दिया गया है। नई शिक्षा नीति में जो सबसे अच्छी बात यह है कि स्किल को जन्म देता है। इस शिक्षा नीति में बच्चों को कक्षा 8 से ही अन्य तरह के ज्ञान जैसे कोडिंग, पेंटिंग आदि भी उपलब्ध कराया जाएगा। अब बच्चा 6ठी क्लास से ही कोडिंग आदि तकनीकी शिक्षा ले पाएगा, जिससे वह ऐप्स पर सॉफ्टवेयर बनाना आदि कार्य कर पाएगा। इसका फायदा यह होगा कि अगर कोई बच्चा किसी कारणवश उच्च शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाता है या फिर उसको कहीं नौकरी नहीं मिल पाती है, तो वह अपना खुद का कुछ करके अपनी जिंदगी सफल बनाएगा। तो कौशल विकास का अर्थ समझे दोस्तों आप। कौशल विकास एक ऐसी चीज है जो कि हर एक व्यक्ति में होता है। एक कौशल उसको निखारने का काम करेगा, और सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी की तरफ नहीं भगेगा, और खुद का बिजनेस वो स्टार्ट कर सकता है। सॉफ्टवेयर में कर सकता है, हार्डवेयर में कर सकता है। बहुत प्रकार ऐसे हैं जो कक्षा 6ठी से ही स्टार्ट हो जाएगा। और एक बहुत अच्छी बात यह है इसमें कि हमें हमारे देश के जो बच्चे हैं अभी वो बहुत किस्मत वाले हैं कि उनको इस प्रकार की कौशल विकास की शिक्षा मिले। नई शिक्षण व्यवस्था की क्या क्या और विशेषता है नई शिक्षा की। अब हम देखते हैं इसमें कि विषयों की सीमा को खत्म कर दिया गया है। पहले मैं बात की थी कि इसमें कोई सब्जेक्ट का बाउंडेशन नहीं है। इसमें हमारी चॉइस के हम सब्जेक्ट ले सकते हैं। मैंने पहले उदाहरण दिया था
आर्ट वाला साइंस का सब्जेक्ट पढ़ सकता है, एग्रीकल्चर वाला साइंस का सब्जेक्ट पढ़ सकता है, कोई भी स्टूडेंट किसी भी प्रकार का सब्जेक्ट पढ़ सकता है। नई शिक्षा नीति में यह एक महत्वपूर्ण बात है कि अब इस नीति में विषय की सीमा को खत्म कर दिया गया है। पहले यह होता था कि 10वीं के बाद शिक्षा 3 भाग में बांट दी जाती थी होती थी। कला, पहला कला, दूसरा कॉमर्स, तीसरा विज्ञान, ये 3 भाग में पूरी शिक्षा बटी हुई थी हमारी। इसमें समस्या यह थी कि अगर कोई विज्ञान का विद्यार्थी है तो वह अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स जैसे विषय नहीं पढ़ पाता था, और अगर कोई कॉमर्स का विद्यार्थी है तो वह भौतिक या फिजिक्स नहीं पढ़ पाता था। तो ये सारे बाउंडेशन अब खत्म हो चुके हैं। इसमें बहुत अच्छी सुविधा है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि वो साइंस के साथ साथ में जैसे आर्ट और आर्ट से राजनीतिक ऐसे सब्जेक्ट को भी वो ज्ञान अर्जित करना चाहता है तो वो कर सकता है। ये बाउंडेशन अब खत्म हो गया है। अब हम देखते हैं कि बोर्ड की परीक्षाएं हुई आसान। पहले बोर्ड की परीक्षा बहुत कठिन थी, हमें बच्चों को बहुत रट्टे लगाने पड़ते थे, बहुत रटना पड़ता था, दिन रात उसको पढ़ाई करना पड़ती थी और एक रटने वाली पद्धति अब इसमें चेंज हो चुका है। नई शिक्षा नीति के तहत 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में कई बदलाव किए जाएंगे। बोर्ड परीक्षाओं को लेकर छात्र अक्सर तनाव में होते थे, जिनकी वजह से उन्हें कोचिंग संस्था पर निर्भर रहना पड़ता था तथा उन्हें रटकर पढ़ाई करना पड़ती थी। लेकिन नई शिक्षा नीति में बोर्ड परीक्षाओं को आसान बनाने की पूरी कोशिश की गई है। नई शिक्षा नीति में यह कहा गया है कि विभिन्न बोर्ड आने वाले समय में बोर्ड परीक्षाओं में नए मॉडल तैयार करेंगे, जिससे विद्यार्थियों को रटने की प्रवृत्ति के बजाय ज्ञान पर जोर दिया जाएगा। एज इट इज नहीं लिखना पड़ेगा, उसका नॉलेज देखा जाएगा। इस प्रकार से बोर्ड परीक्षा बहुत। और इसमें एक और बात आई है कि ग्रेजुएशन हुए आसान। अब ग्रेजुएशन करना भी बहुत आसान है। इसमें ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन करना आसान हो चुका है। अब हम इसमें देखेंगे, एक बहुत अच्छी चीज़ बताई गई है इसमें कि नई शिक्षा नीति में ग्रेजुएशन की प्रक्रिया पर विशेष ध्यान दिया गया है। पहले यदि कोई छात्र पहले साल में ही कॉलेज छोड़कर चला जाता था तो उसे ग्रेजुएशन नहीं माना जाता था। लेकिन नई शिक्षा नीति में 3 या 4 साल की ग्रेजुएशन में पहला साल पूरा करने पर उसको सर्टिफिकेट दिया जाएगा, दूसरा साल पूरा करने पर उसको डिप्लोमा दिया जाएगा और उसके बाद डिग्री प्रदान की जाएगी। इससे कॉलेज स्टूडेंट की बहुत ही फायदा होने वाला है। कभी कभी 3 साल का कॉलेज ना करते हुए सिर्फ 1 साल का ही पढ़ के ने इसने ड्रॉप कर दिया तो उसको अब सर्टिफिकेट प्रदान की जाएगी। इसी प्रकार से दूसरे साल पढ़ने पर उसको डिप्लोमा दिया जाएगा। तो ये इसमें बदलाव किया गया है। अब एक बहुत बड़ा सरकार के पास में एक इस विशेषता है कि हमारा जो जीडीपी है भारत का, उसका 6% हिस्सा शिक्षा पर खर्च किया जाएगा। ये कितनी बड़ी एक अच्छी बात है। और हमारे देश के अंदर की शिक्षा पर जीडीपी का 6% खर्च किया जाएगा। भारत में अभी तक का अपना जीडीपी का 1.7 पैसे शिक्षा पर खर्च किया जाता था, लेकिन नई शिक्षा नीति के बाद भारत अपनी पूरी जीडीपी का 6% भाग हिस्सा शिक्षा पर खर्च करेगा। कई बड़े देश अपनी शिक्षा व्यवस्था पर बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करते हैं और अब भारत भी इसी शिक्षा क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा खर्च करेगा। राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने यह सुझाव दिया था कि भारत को शिक्षा के क्षेत्र में अपनी जीडीपी का लगभग 6% भाग खर्च करना चाहिए। नई शिक्षा नीति में इसको स्वीकार कर लिया गया है और एक बहुत खुशी की बात है कि एक इनकम का इतना बड़ा हिस्सा शिक्षा पर खर्च किया जा रहा है। अब हम देखते हैं कि ऑनलाइन शिक्षा पर जोर। अभी वर्तमान में भी ऑनलाइन शिक्षा पर बहुत जोर दिया जा रहा है, लेकिन नई शिक्षा नीति में लगभग ऑनलाइन पर ही जोर दिया जाएगा। ऑफलाइन वाली बात बहुत कम होगा, क्योंकि हमारा देश डिजिटल की ओर चल रहा है और डिजिटल बनने वाला है। भारत में ऑनलाइन शिक्षा बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। नई शिक्षा नीति में ऑनलाइन शिक्षा को भी महत्व दिया जाएगा ताकि शिक्षा सब तक पहुंच सके। भारत में कुछ ऐसे विकलांग बच्चे हैं जो स्कूल जाने में असमर्थ हैं, उनको भी इससे फायदा मिलेगा। वह घर बैठे ही पढ़ाई कर पाएंगे। ऑनलाइन शिक्षा में कई तरह के ऐसे ऐप्स, टीवी चैनल आदि के माध्यम से शिक्षा दी जाएगी और ये कुछ उनकी नई शिक्षण व्यवस्था की विशेषता। अब हम देखते हैं कि नई शिक्षा नीति चुनौतियों भी सरकार के सामने हैं। अब नई शिक्षा नीति चालू तो कर रहे हैं, लेकिन सरकार के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में उभर रही हैं। इसमें क्या क्या चुनौती हो सकती हैं मैं बता रहा हूँ। एजुकेशन एक्सपर्ट का मानना है कि प्राइमरी से लेकर सेकेंडरी लेवल तक की
पढ़ाई हो या फिर बोर्ड एग्जाम का रूप बदलने का प्लान हो, इन सब के लिए सबसे ज़रूरी है टीचर्स की क्वालिटी ट्रेनिंग। अगर 2022 तक इस पॉलिसी के कुछ पहलुओं को क्लासरूम तक पहुंचाना है तो जल्दी ही टीचर्स ट्रेनिंग का फ्रेमवर्क तैयार करना पड़ेगा। मतलब सीधी सी बात है कि मोटे तौर पर टीचरों को नई शिक्षा नीति की ट्रेनिंग दी जाना होगी, जो सरकार के पास बहुत बड़ी चुनौती है। और एक और चुनौती है कि नई शिक्षा नीति में जो सबसे अच्छी बात आई है कि स्किल को जन्म देती है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि सभी स्किल के लिए और सभी नई टेक्नोलॉजी की लैब भारत सरकार को तैयार करना पड़ेगी, जिसमें बहुत ज़्यादा खर्चा आने वाला है और ये एक प्रकार की चुनौती है, क्योंकि इस तकनीकी में बच्चा कक्षा छठी से ही स्किल का ज्ञान प्राप्त करेगा तो सभी स्कूल में लैब का होना अनिवार्य हो जाएगा और ये सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती सामने। अब देखिए, आपने पूरा वीडियो देखा, धन्यवाद। मेरे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, और अच्छा लगे या कोई मेरे से कोई गलती होती हो तो उसका कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप मुझे बताएं। धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए। जय हिंद।